बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन जो है वो बीत चुका है। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोगों की अहले इस्लाम की जो ईद है वो बखैर आफ़ियत गुजरी होगी, इस उम्मीद के साथ कि आपके यही जो दिन बखैर आफ़ियत गुजरे हैं इसी तरीके का आपको मुस्तकबिल करीब में भी देखने को मिले और आपकी ये खुशियाँ जो हैं ये दायमी रहें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने इस ईद पे सब्र और ईसार के बारे में भी कुछ सीखा होगा और जितने आपने रमज़ान के अंदर बरक़ात समेटी हैं उसका तसलसल आगे जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें ईद के मौक़ों के ऊपर, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनकी तबीयत नासाज हुई और उनके जो कोविड टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आए। इन दिनों वो रेस्ट के ऊपर हैं, लेकिन अगर दीगर लोगों को देखें तो इन ईद के दिनों में भी सियासी मुलाकातें जो हैं वो जारी व सारी रहीं। अब ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है उस पर अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ज़ोर शोर के साथ काम कर रहा है, लेकिन उस अपोजिशन इत्तेहाद के बनने में बहुत सारे ऐसे बयानात मंजर आम के ऊपर आ रहे हैं कि जिस पे कुछ खदशात का भी इजहार हो रहा है कि क्या ये इत्तेहाद मजबूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तहरीक इंसाफ में भी तकसीम दिखाई देती है, चैलेंज दिखाई देते हैं कि एक तरफ जहाँ पे मुलाकातियों का मंजरनामा है वहाँ पे एतराज़ात माजी करीब में सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से उठाए गए थे। आज जो है काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। अब कल के हवाले से जो फहरिस्त अडयाला जेल की इंतज़ामिया को फ़राहम की गई है, अब देखना है कि उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है, पिक एंड चूज़ किया जाता है या मिन्नोअन उसके ऊपर अमल दरामद होता है। जबकि आज़म सवाती साहब जो हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जल्द रिहाई के हवाले से भी दावा कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के मसाइल पे बात करेंगे, सिंध और वफाक के मसाइल के ऊपर बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ईद के गुजर जाने के ऊपर कोई ऐसा पैगाम जो देना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि उम्मीद है कि आपने ईद पर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सब्र किया होगा। ये आपने कहा किसको है? अवाम को। हाँ, मैं वही कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो चिकन जो है वो 850 रुपये किलो है। सब्र तो अवाम ने करना था ना। यहाँ पर सब्जियाँ महंगी हैं, सब्र तो अवाम ने करना था ना। यहाँ पर मटन जो है वो अब सोच से भी बाहर है ना, और यहाँ पर बीफ जो है वो मटन के रेट पे चला गया है। तो इसलिए सब्र अवाम ने करना है। ये हम सब कह देते ना कि अवाम ने सब्र करना है, और इस रमज़ान से जो सीखा है बस जहन में बना ले, अग्गों भी यही सीखना है। यार, क्या अवाम के लिए सब कुछ रह गया? सारा कुछ अवाम के लिए है। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा जी 100 रुपया टिकट होगी चिड़ियाघर की। वैसे तो बुरा मुल्क ही चिड़ियाघर बना दिया, 100 रुपया टिकट होगी। तीसरे दिन कह दिया। पहले 2 दिन किधर थी इंतजामिया? जो पहले 2 दिन लोग महंगी टिकट लेकर जाते रहे, खुद गवर्नमेंट ने इकरार किया, उसके जिम्मेदार कौन है? कहां सोए हुए थे? ठीक है, उसके बाद आप आगे आ जाए। आपको किसी चिकन वाली दुकान पे भी जाए ना, जाके वहां पे रोक के कहें जनाब ये है हमारी सरकारी लिस्ट, इसके मुताबिक कितने का, यहां पे क्यों महंगा बिक रहा है। जाए ना किसी सब्जी वाली दुकान पे भी, वहां पे भी जाके ये बात कहें। रमजान शुरू होता है, महंगाई शुरू हो जाती है। या सर, मैं सऊदी अरब रह के आया हूं, मैं गुजार के आया रमजान, खुदा की कसम कानून वहां पे है, अमल दरामद वहां पे है। एक एक चीज जो है 50-50% सस्ती है। जिसके पास नहीं पैसे उसके घर की दहलीज पे पहुंच गई है। मांगना नहीं पड़ा, लाइनों में लग के वहां पे तकसीम नहीं हुई, वहां पे फोटो जो था ना, तस्वीरें, वो तस्लील नहीं हुई। आपने देखा ना सोशल मीडिया पे किस तरह लोगों की तस्लील हो रही है, किस तरह आप लोगों को देख के तस्वीर बनवा रहे हैं। जो नहीं मरा ना उसे मार दिया, जो इज्जत बचाना चाहता था, खामोशी से सफेद पोश को आपने देना था, आपने सरे बाजार उसकी तस्वीरें लगा दी, आपने सरे बाजार सब कुछ कर दिया। और ये ईद गुजरी, तीसरा दिन है। मेरा दिल तो नहीं करता था ये तल्ख बातें करने को, लेकिन क्या करूं। ज़रा बाज़ारों में जाकर देखें, चौकों चौराहों में जाकर देखें, गरीब के घर का चूल्हा नहीं चला। गरीब के घर क्या आप समझते हैं 850 रुपये किलो, और बोनलेस लेना तो 1000 रुपये तक चला गया। वो ले सकते हैं? बीफ तो चिकन को भी क्रॉस कर गया ना। हल्की सी गर्मी हुई है, पता लगा जी जनाब नींबू का रेट भी बढ़ गया, लोग शिकंजवी ना बना के पी लेना। कौन सी चीज़ सस्ती रह गई यार? मीठी ईद, मीठी ईद, किसको मीठा मिला?
यहाँ पे तो नमक जो है लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस ईद पे एक ना थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए हुकूमत के अंदर, वो जज्बा होना चाहिए कि आइए उन लोगों को, ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ें, उन मुनाफाखोरों को पकड़ें और भी पकड़ के इबरतनाक सजा दें, जायदादें जब्त करें ना उनकी। क्यों नहीं करते? मैंने एक दुकानदार को, मैं आपको जेन्युइन सुना रहा हूँ, मैंने एक दुकानदार से कहा, मैं कि यार कैसा रहा तुम्हारा भाई, ये कल की बात है। उसने कहा राना साहब कमाल रहा है मेरा। मैंने कहा क्या मतलब? मुर्गी फरोश था जी। उसने कहा एक दिन ना जुर्माना करने आए हमें, 1000 रुपये जुर्माना किया। मैंने 1 मिनट लगाया, मैंने उसी वक्त क्या ठीक है जी। तो उसने कहा मुझे क्या है, 3.5 लाख रुपया कमाया मैंने 2 दिनों में, 3.5 लाख रुपया महंगा बेच के कमाया है। जुर्माना किस और 1000 रुपया जुर्माना कर दिया मुझे महंगा बेचने पर, तो क्या फर्क पड़ा है? और भाई इन ज़हीरा अंदोज़ों की, इन मुनाफाखोरों की तो जायदादें जब्त करो। ये जायदादें कहां से उसने बनाई है? इसी ज़हीरा अंदोज़ी से, इसी मुनाफाखोरी से ना। आपने चिड़ियाघर गए हैं जनाब, 500 का पैकेज, 100 रुपए की टिकट, पहले महंगी बिक रही थी, खुद कहते हैं। तो पहले महंगी बिक रही थी तो कब कहां थे? अब ईद के बाद आज तीसरे दिन आप चले गए, जो 2 दिन का प्रॉफिट थी वो कौन ले गया? जरा उस चिड़ियाघर के अंदर जाके उस बर्गर वाले से पूछे ना वो कितना महंगा बर्गर बेच रहा है। वहां पे बिकने वाली जाली बोतलें जो है, जरा उसका भी चेक करें ना। जाली बोतल? हाँ हाँ, वो पिछले दिनों में बाईकाट हुआ ना, जब इसराइल वाला वाकया चल रहा था, तो मैंने एक बंदे को कहा कि यार तू क्यों बोतल पी रहे हैं फलानी? कहता भाई ना घबराओ ना, हिस्सेदारी बनती है इतना ये उस मुल्क से तो क्या करेंगे? महंगी ईद दे दी आपने लोगों को, महंगी ईद दे दी, क्राइम रेट बढ़ गया, दुनिया की हर चीज़ महंगी, क्राइम रेट बढ़ गया, आपको इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा दुनिया का कोई काम ही नहीं आया। और अब आप कह रही, यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब कुछ सीखा होगा। अवाम ने सीखा है, अवाम ने सीखा है कि हमारे साथ क्या किया इस हुकूमत ने, अवाम ने यह सीखा है। और हुकूमत को दुआ करें कि इस रमज़ान में, अभी गुजरा रमज़ान, तो कौम दुआ करे या अल्लाह सारी हुकूमतों को ना कोई तो अकल आ जाए, अवाम के लिए कोई तो सोचे। और ये जो तस्वीरें बड़ी बड़ी डब्बे पे लगा के आप गिफ्ट देते हैं ना, और लोगों को, सफ़ेद पोश को आप जलील करते हैं, अल्लाह के लिए भी हिदायत आ जाए। याद करें एक वक्त था इमरान खान ने अखबारात पे तस्वीरें देने से इनकार कर दिया था, याद है? पोस्टर पे तस्वीरें लगाने से इनकार कर दिया था कि कोई नहीं लगाएगा। साहब इस पर मज़ीद बात करते हैं, सियासी मंजरनामे पर भी आगे चल के बात करते हैं, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है इसी बीच में सरबराह थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। रऊफ़ हसन साहब, इससे पहले कि सियासी मंजरनामे में बात करें, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक, 3 दिन गुजर चुके ईद के, कैसे रहे आदात व अतवार और दिन कैसे गुजरे आपके? थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी आपकी, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। दिन जो आजकल जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें तो हर चीज़ जो है वो बेमानी होकर रह गई है, लेकिन बाहर सूरत वक़्त मिला कुछ अपने साथ वक़्त गुजारने के लिए, वक़्त मिला। तो बहुत से सवालात थे जो बहुत देर से जन्म ले रहे थे, कोशिश की कि उनके कुछ जवाबात तलाश करें, नाकामी हुई। कोई ऐसी कोई डेफिनेटिव कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो ये अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला मेरा ख्याल है जारी रहेगा, और जब तक के मामलात को हाथ में नहीं लिया जाता और उसका कोई हल तलाश नहीं किया जाता। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम लोग ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो लोगों की सोच के ऊपर आ रहा है, और उम्मीद जो है वो दम तोड़ती जा रही है। वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है जी। अच्छा रऊफ़ साहब, ईद गुजर गई, जैसे भी गुजरी, जो भी हुआ, इससे पहले हाई कोर्ट का हुक्म पर मुलाकात ना हो सकी, अब आज एक मुलाकात हो गई, छुट्टी का दिन भी था और मुलाकात भी हो गई, मुलाकात भी काफ़ी तवील हुई। तो ये मुलाकात ख़ास थी या एज ए वज़ीर आला एक प्रोटोकॉल दिया गया था? राना साहब, देखिए, मुलाकात इसी तरीके से होती है। कोर्ट साहब ने अभी जिक्र किया, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का वो फैसला था, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सुप्रीम कोर्ट।
और उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया। और पहले भी ये होता रहा है। मैं जैसा कि मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, ये मेरा ख्याल 33rd वीक है मेरा कि मैं मुलाकात नहीं कर सका। हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको मेरा ख्याल 24-25 हफ्ते हो गए हैं कि किसी की भी मुलाकात नहीं की करवाने दी गई। इसके अलावा जो हमारे लॉयर्स जाते हैं वहाँ भी पिक एंड चूज़ किया जाता है कि जी किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं देना। फिर 1 या 2 हमारे लोग चले जाते हैं और फिर अपने लोग 2-3 लोग वोट डाल देते हैं, उनको भेज देते हैं। जो उनका नाम लिस्ट में होता ही नहीं है उनको भेज देते हैं। तो ये आपको पता है, मुझे पता है कि किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और ये मामलात जारी हैं। आज की मुलाकात के बारे में जो ज़राए से सामने आया, अभी तक हमें पार्टी से कोई कंफर्मेशन वन वे और दी अदर या कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई। मैं कोशिश कर रहा था कि आपके प्रोग्राम से पहले कुछ मालूम कर लूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ। मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि मुलाकात में साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं। अब उसमें खान साहब ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, वो मैं उस वक्त तक नहीं अर्ज कर सकूंगा जब तक कि मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो ज़राए से आ रहा है वो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि जो आपने पिक एंड चूज़ की बात की, उस दिन बाबर अवान साहब के जाने के ऊपर एतराज़ सलमान अकरम राजा साहब ने उठाया था कि ये क्यों इनका नाम तो फहरिस्त के अंदर नहीं है। इस तरह बेशतर मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग होते हैं जिनके नाम शामिल नहीं होते, लेकिन उनको इजाज़त दे दी जाती है। क्या उन लोगों के ऊपर भी डाउट है या सिर्फ एतराज़ इस बात पर है कि इनका नाम नहीं था तो ये क्यों? देखिए, कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बाद एक SOPs जो है ना वो तैयार किए गए थे, और ये है कि जी एक तरीके से एक लिस्ट बनेगी। वो लिस्ट जो है वो खान साहब के पास जाएगी वाया सुपरिटेंडेंट जेल, और वो उसमें से 6 नाम जो है वो फाइनलाइज करेंगे, और फिर उसकी कॉपी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उसके पास रहेगी और एक कॉपी हमारे पास आएगी। तो वो जो लिस्ट थी, चूंकि ये कोर्ट हाई कोर्ट इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए हम चाहते थे कि ये जो SOPs हैं इनके ऊपर अमल करें ताकि हमारी तरफ से कोई इशू ना हो। तो और उस लिस्ट में उस दिन की मुलाकात के लिए बाबर अवान साहब का नाम नहीं था। सो एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन था उनके ऊपर कि भाई आप कहाँ से आ गए, क्योंकि आपका नाम तो था ही नहीं। जबकि हमारे लिस्ट अप्रूव्ड लिस्ट में से जो थे हमारे 3 नाम जो है वो 2 नाम जो थे वो निकाले गए थे। हामिद खान साहब को और लाहौर से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, तो उनकी जगह उनका अपनी तरफ से उन्होंने ये नाम डाल दिया। तो इसके ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, और मेरा ख्याल है कि हम सबको एक थोड़ा सा मोर डिसिप्लिन होना पड़ेगा ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। बेशक ज़रूरत है कि मामलात आगे बढ़े। अच्छा, आज की मुलाकात पे आप क्या देख रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं? आज अली मीन गंडापुर साहब तो उस लिस्ट में नहीं थे ना, आज तो अचानक मुलाकात थी, और उस मुलाकात में उनका जाना और एक लंबी चौड़ी मुलाकात होनी, ये कोई 15 मिनट की थी तो नहीं, 2.5 घंटे की मुलाकात थी। और उस मुलाकात में सिर्फ एक सूबे की बात तो नहीं हुई होगी ना, सूबे की बात तो 2.5 घंटे नहीं होती, पार्टी की बात हुई होगी, दीगर मामलात हुए होंगे, और जिस तरह आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर तल्लुकात के हवाले से या चीज़ के हवाले से बात हुई होगी। तो आज की मुलाकात के बाद आप देख रहे हैं कि मामलात किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामलात बेहतरी की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि मुलाकात ना हो बल्कि मुलाकातें हों। मैं आपको पता है हमेशा से डायलॉग में बिलीव करता रहा हूँ और कंसिस्टेंटली ये कहता रहा हूँ कि जी इंगेजमेंट जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है ज़ाती तौर के ऊपर मुलाकात हुई है। अब ईद से पहले 4 दिन तक अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में रहे थे, और वो 4 दिन मुलाकात की कोशिश करते रहे थे और उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई थी। और आज बगैर किसी प्रायर प्लानिंग के, कम से कम हमारे इल्म में तो नहीं था, ये मुलाकात हुई। और आपने सही फरमाया कि लंबी मुलाकात थी और बहुत सारे मसाइल, प्रोविंशियल मसाइल भी डेफिनेटली डिस्कस हुए होंगे, और ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो मेरी तो एक थिंकिंग है, बड़ी बड़ी कंसिस्टेंट थिंकिंग रही है कि जी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए और इन मुलाकातों से ही कोई रास्ता निकलेगा। अब हमारे पास फॉर्मल जो ब्रीफ आएगा तो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ बातचीत कर सकूंगा, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। खान साहब से कुछ जो अप्रूवल्स थी, कुछ गाइडलाइंस जो थी वो चाहिए थी, और मेरा ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब को वो अप्रूवल और गाइडलाइंस जो हैं वो मिल गई होंगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जा सकेगा। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? यानी एक तरफ से बयानात कुछ और आते हैं, फिर रेबर्टल भी आ जाता है, और ये देते भी सीनियर रहनुमा। अब एक तरफ आज़म सवाती साहब वो करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, वो ये भी कहते हैं, बानी PTI ने कहा कि जुनैद अकबर की तरफ से जो तयनाती हैं वो फौरी तौर पर वापस ली जाएँ। जवाब आके स्पीकर KP देते हैं कि उनके इल्ज़ामात जो हैं वो झूठ का पलंदा है। तो ये पब्लिक फोरम के ऊपर क्यों ये बातें हो रही?
देखिए जी, हमने ये फैसला किया हुआ था कि जी कोई बंदा जो खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया को नहीं एड्रेस करेगा, ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है हमने बनाने की कोशिश की थी। अब जब मामला जब होते हैं, खान साहब से मुलाकात होती है, तो उसका ब्रीफ जो है वो पॉलिटिकल कमेटी में दिया जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर फैसला किया जाता है कि हमने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको अनाउंस करना है या कोई और तरीका जो अडॉप्ट करना है जिसके जरिए इसको हम कम्युनिकेट कर दें, अगर कोई ज़रूरत है उसको कम्युनिकेट करने की। अब ये मामला उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होता है मामला में, जबकि खान साहब से मुलाकात करने के फौरन बाद आके जालिया से बाहर आके उसको एड्रेस कर दिया जाता है। तो इसको हमने कोशिश पहले भी की थी, मेरा ख्याल है ये कोशिश जारी है कि ये जो ये एक पॉलिसी है इसको डिसकंटिन्यू किया जाए और जो एक सिस्टम इवॉल्व होया हुआ है पार्टी में, बना हुआ है पार्टी में, उसी के जरिए से ये मामला को आगे बढ़ाया जाए ताकि इसमें कोई रिबटल करने की या कोई इनकंसिस्टेंसी के क्रिएट होने की कोई वजह ना रहे। तो ये हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त हो जाएगा, इसको मैनेज कर लिया जाएगा। पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से शेर अफजल मरवत का दावा है कि तहरीक इंसाफ टूट रही है और कुछ MNA को फारिग किया जा रहा है जमात से, और उनका दावा है मैं ये जो बात का कि ईद के बाद, ईद तो गुजर गई अब, कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातचीत राणा साहब हम पिछले कितने 3 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, फिर उसके बाद 8 फरवरी के बाद से सुन रहे हैं, अभी तक तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। दूसरी बात है कि जो 28 लोग थे जिन्होंने खान साहब की बैक में स्टैब किया था, छुरा खोंपा था, आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल लाशें, एक सियासी लाशें बन चुके हुए हैं और इलेक्शंस में उनके साथ जो हुआ है वो भी आपको पता है। आप भी जो पार्टी को छोड़ेगा, खान साहब को छोड़ेगा, पार्टी को ज़्यादा खान साहब को छोड़ेगा, वो भी पॉलिटिकल लाश बन जाएगा, उसका भी कोई फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, फॉर्म 47 के बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि जी अगली हुकूमतें फॉर्म 47 की बेसिस के ऊपर ही बनेगी। तो ये पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी, पॉलिटिकल उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी ये कहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जी पार्टी में कोई बंदा जो है वो खड़ा होके फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके सामने उन 28 लोगों का जो तो ये शेर अफजल, आप क्या समझते हैं, शेर अफजल मरवत को ये नहीं पता? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छोड़े गए हैं पार्टी में डिसयूनिटी। मैं ये कंसिस्टेंटली आपको पता कहता रहा हूं कि पार्टी में डिसयूनिटी और भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, अगर रऊफ साहब मालूम है कि पार्टी में ऐसे लोग हैं, नाम आप नहीं लेना चाह रहे, तो फिर पार्टी में रखने का उन्हें क्या फायदा है? खुल के बात पार्टी में नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में नहीं है। नहीं, आपने कहा कुछ और लोग भी हैं। देखिए, और भी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो भी पार्टी में नहीं है, वो पार्टी के बाहर हैं, वो कर रहे हैं। और पार्टी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इस तरीके से पब्लिक फोरम के ऊपर आकर के इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। हाँ, पार्टी के प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे, वो कोर कमेटी हो गई या पॉलिटिकल कमेटी हो गई और या कोई और फोरम हो गया, उसके ऊपर लोग अपनी आरा का जो है वो इजहार करते हैं और वो आरा हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी में होता है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में तो लाजमी होगा, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड करके उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाए। अब सब अप्रैल के महीने को बड़ी अहमियत दी जा रही है जी हाँ, और कहा जा रहा है कि अप्रैल में कुछ बड़ा हो जाएगा, आप क्या कहते हैं? इंडिकेशंस तो है, आप देखिए ना जी, इन लोगों को बुलाना, हमारे डायस्पोरा से लोगों को बुलाना, उनका आके मिलना, उसके बाद ये उनका इंटरेस्ट लेना कि जी ये जो प्रेशर है वहाँ ख़त्म किया जाए, ये सारा कुछ हुआ जो कि इस वक्त पब्लिक डोमेन में आ चुका हुआ है, जिसके ऊपर आपको पता वीलॉग्स भी हो चुके हुए हैं। तो मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वहीं से पिक करके बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तो एस्टैब्लिश हो चुकी है ना कि देयर इज सम लेवल ऑफ प्रेशर, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि वो प्रेशर जो है वो कम किया जाए। जब ये रियलाइजेशन आती है कि प्रेशर है, तो फिर शायद ये रियलाइजेशन पे आ जाए कि जी उसकी जो वजूहात है उनको भी ख़त्म करना है, और वो वजह जो है वो जो वजूहात से ज़्यादा वजह है वो बहुत सबको पता है कि वो क्या है, और वो है PTI के साथ जो रवैया रखा गया है पिछले 3 सालों से, पर्टिकुलरली सिंस 9th of May, वो कोई इंसानी रवैया नहीं रखा गया हुआ। तो अगर ये रियलाइजेशन आई है, और आज की जो मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब की है खान साहब के साथ, उसका भी कोई लिंकेज है उस रियलाइजेशन के साथ, तो मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, और अगर ये आगे बातचीत चल पड़े और बातचीत के जरिए कोई मसाइल का हल निकाल लिया जाए तो ये मुल्क को, कौम के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा रऊफ साहब, एक तरफ शेर अफजल मरवत ने ये कहा कि मौलाना को खुश करने के लिए मुझे पार्टी से निकाला गया। चलें, अगर ये सही मान लिया जाए तो यूँ लगता है PTI JUIFA के साथ अच्छे टर्म्स के ऊपर जो है वो इत्तेहाद करना चाहती है, लेकिन असलम गारी साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मौलाना के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं।
तो फिर ये इस इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या? देखिए, बरवत साहब ने जो कुछ कहा है वो उस पर किसी किस्म का कोई सदाकत का आंसर शामिल नहीं है जी। दूसरी बात, ये अपनी जगह मुकद्दम है कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम मौलाना साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसकी बेसिस के ऊपर जो हमारी ईद के बाद प्लान है पुरअमन अवामी मूवमेंट, उसका वो भी हिस्सा बन सके। लेकिन वो मूवमेंट तो चलेगी और उसमें अगर मौलाना साहब हों तो बड़ी अच्छी बात है, वो ना भी हों तो बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लेकिन हालात जो हैं इस वक्त, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत अनसर्टनिटीज़ जो हैं इस वक्त हालात में हैं, बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। आज की मुलाकात को भी सामने रखे तो यही चीज़ सामने आती है कि शायद कोई डेवलपमेंट हुई, और जो राना साहब ने कहा है कि अप्रैल का महीना लोग कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी जा रही हैं, तो शायद ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो प्लान्स हैं, उनको ओवरलैप करें और कोई और रियलिटी जो है वो सामने आ जाए और शायद मामला बेहतरी की तरफ जाए। हम तो उम्मीद यही लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि जी मौलाना साहब को खुश करने के लिए हमने उसको निकाला, ये इंतहाई है। उनकी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड था जो कि किसी भी डिसिप्लिन्ड पार्टी मेंबर ने को जेब नहीं देता। एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा उनको 4 दफ़ा वार्निंग्स दी गई थी, उनको इन राइटिंग वार्निंग्स दी गई थी। एक दफ़ा उनको पहले भी पार्टी से साइडलाइन किया गया था, लेकिन वो नहीं समझे। तो रादर देन कि जी वो अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं, मुमकिनात में है कि उनकी वापसी हो जाए या खुली तौर पे दरवाजा बंद? ये प्रेरोगेटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब के पास है। खान साहब के कहने के ऊपर ही ये उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और अगर खान साहब किसी स्टेज के ऊपर इसको रिव्यू करना चाहेंगे तो ये उनका प्रेरोगेटिव है जी। मेरा ख्याल है जो उनका कॉन्टेक्ट रहा है उसके बाद शायद पार्टी में उनके लिए जगह ना बन सके। अब साहब, आप इत्तेहाद हो जाता है मौलाना साहब के साथ तो वेल एंड गुड, इत्तेहाद नहीं होता तो आपने कहा उसके बावजूद भी आप एक बड़ी तहरीक जो है वो इसी अप्रैल के महीने में चलाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ परसों यानी 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी भी कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है, और वो बड़ा ऐलान जो है वो कोई धमाका खेज ऐलान सुनने में आया है। इसी वजह से सदर पाकिस्तान जो है वो बीमार भी हैं और वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। बतौर सदर चूँकि उनका एक ओहदा भी है, लेकिन उनकी तबीयत भी, सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही, कोरोना कहा गया उन्हें। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब सिंध कार्ड खेलेगी या सिंध कार्ड को बचाने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर देगी? कोई ऐसे अपसेट भी हो सकता है? ये जो पीपल्स पार्टी का जो धमकी अमेज रवैया है ये हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि जी हम ना हुकूमत में हैं, ना हुकूमत के अंदर है, ना हुकूमत से बाहर है। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए पहले ये फैसला करना है कि हुकूमत से अंदर है या बाहर है। और 4 अप्रैल को बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ मेरा भी रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं जी कि हाँ कुछ हम ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन ये पहले भी उन्होंने कहा है, लेकिन वही कहते हैं ना कि उसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करने के लिए राजी हो जाते हैं। सिंध कार्ड का जहाँ तक सवाल है, मेरा ख्याल है कि ये अब पीपल्स पार्टी उस खेल में बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि इनका जो मतलब मुनाफिकाना रवैया था वो सबको सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुका हुआ है। सदर साहब देखिए, पार्टी इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उसको सपोर्ट किया, सदर साहब के साथ बिल गया तो उन्होंने बिला ही हेलो हिज्जत उसके ऊपर फौरन साइन कर दिए। उसके बाद जब रिएक्शन आया वहाँ से तो फिर उन्होंने अपना पैंतरा बदला, ये किया। लेकिन उस वक्त तक और जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ की, सिंध की पोलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो लोकल पोलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक गेम प्लान जो अपना वो बना लिया था और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अब उस खेल में एक्सपोज हो गई है और शायद वो जो एक मोहरा है वो अब इनके बस में ना रहा हो। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ये जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस शायद इसी के हैं कि वो कोई एक शॉकिंग किस्म का कोई एक स्टेटमेंट दें और कोई मोहलत दें कि जी आपके पास 15 दिन है, ये कर लें, 1 महीना आपके पास ये कर लीजिए, नहीं तो हम ये कर गुजरेंगे। इसी किस्म की गुमगू की कैफियत जो है वो मुझे नजर आ रही है। छोड़ने का जहाँ तक है उनका सवाल, मुझे लगता नहीं है कि ये छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका फ्यूचर जो है वो इक़्तिदार के साथ ही लिंक्ड होता है। वो इक़्तिदार के बाहर रह के वो फिर डिसमेंबर हो जाती हैं। और ज़रदारी साहब की जो सेहत का आलम है इस वक्त, जो आपने देखा 23 मार्च को उनकी तकरीर आपके सामने थी, मैं तो नहीं समझ सका कि उन्होंने कहा क्या है उसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि उसको सामने रखा जाए तो पीपल्स पार्टी के ऊपर एक मेरा ख्याल है एक चैलेंजिंग टाइम जो है वो आ रहा है, और अब उनके लिए शायद उस चैलेंजिंग टाइम के साथ नबूरत आज़मा होना वो खासा मुश्किल होगा। रऊफ साहब, मैं एक आखिरी सवाल, ये आपने कहा जी कि इक़्तिदार के साथ लगे रहना ही उनका
आखिरी उसूल होता है। सर, जब आप लोगों की हुकूमत थी तो वो इक़्तिदार के साथ तो नहीं थे। मैं पार्टीज़ का नाम नहीं लूँगा, आपके साथ पार्टीज़ रहीं, आप इक़्तिदार में थे, आपके साथ रहीं, अब जो इक़्तिदार में उनके साथ हैं। माजी करीब में जो इक़्तिदार में थीं वो अब आपके साथ हैं। अब आपको भी ये लगता है कि उनका नुक्ता नज़र तब्दील हो चुका है, या वो इतना डसे जा चुके हैं कि उनको अब सही समत का अंदाज़ा हो चुका है? क्या ये चांसेस में है कि अगर कोई शॉकिंग उनकी तरफ से रिवील कर दिया जाता है तो वो आपकी सफ़ों में भी आ सकते हैं? उसके चांसेस जो है, देखिए मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ इंसान थोड़ा सा वाइजर हो जाता है। पीटीआई भी जो मेरा ख्याल है कि अपने दौरे इक़्तिदार के बाद जो हमारे ऊपर 3 साल गुजरे हैं, जिस तरीके से गुजरे हैं, मेरा ख्याल हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक चीज़ हमने ये कहा है कि जी जो कुछ भी होगा, खान साहब 2 साल से जेल में इसीलिए बैठे हुए हैं कि जो कुछ भी होगा वो अब आईनी और कानूनी तरीके से होगा, वो किसी डील के तहत नहीं होगा। जहाँ तक ये 3 जमातें हैं जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP, किसी किस्म का कोई बिल बैठना जो है वो एज सच मेरा ख्याल उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की तरफ ये आता है, जो कि आपको पता है कि इलेक्शंस के बाद भी हमें आया था और एक नैरेटिव चला था कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, उनकी तरफ से राजीनामा भी था कि एक तरह का कि जी हाँ बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त भी हमने इनकार किया था। हाँ, अब अगर उनके साथ कोई आता है, उनकी तरफ से कोई इंदिया आता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको उसके मेरिट के ऊपर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आइन और जमहूरियत की पासदारी के लिए अगर ये पोलिटिकल फोर्स भी शामिल हो जाए तो वो मसला जो है वो डिबेट हो सकता है। उसके बारे में पार्टी अपने फोरम्स के ऊपर डिसाइड करेगी, खान साहब की गाइडेंस, साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक। पार्टी डायरेक्शन और खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुलाकातें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसके रास्ते मसदूद कर दिए गए थे, उन मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। अब उसमें एक नया टास्क मिला है, नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, नए बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं। आज बानी PTI की तरफ से उनका जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर कौम को ईद की मुबारकबाद भी दी गई है, उसमें अपना पैगाम भी दिया गया। अब सवाल ये है कि जो इत्तेहाद बन रहा है, जो इत्तेहाद की मुलाकातें हो चुकी हैं, अब मुस्तकबिल करीब में उस जो वो टाइमलाइन एक जो सेट की गई थी, क्या उसमें कोई तब्दीली देखने में आएगी? एक वक्त था कि बयानात के हवाले से सीज़ फायर हुआ, फिर एक वक्त आया कि जैसे कोई हदायत ही नहीं है, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बयानात दिए गए। अब देखना यह है कि अब आगे चल के क्या होगा। ईद के फ़ौरन बाद तहरीक को चलाने के हवाले से, उसे पाया तकमील तक पहुँचाने के हवाले से, दीगर जमातों को अपने साथ जोड़ने के हवाले से, तहरीक की सरबराही के हवाले से, तहरीक के TORs के हवाले से, उसके खदो खाल के हवाले से, उसकी हैयत के हवाले से क्या फ़ैसले मुमकिनात में से हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, उम्मीद करते हैं आपके ईद के दिन जो हैं मसरूफियात के साथ साथ खुश खुरम गुजरे होंगे। सर, सवाल एक ये है कि आज मुलाकात बानी PTI के साथ हुई। अब इस मुलाकात से पहले असलम गौरी साहब का एक बयान आता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ अर्जा सराई अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। अब उन्हीं की मुलाकात होती है, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल करीब में ये जो इस वक्त तंज के नश्तर बरसाए जा रहे हैं ये कम हो जाएंगे, या फिर आप समझते हैं पुरानी पोजीशन पर सब वापस चले जाएंगे? देखिए, उनके साथ इमरान खान साहब के साथ किसने मुलाकात करनी है, किसने मुलाकात नहीं करनी, ये उनका आपस का इंटरनल मामला है। मगर ये बात जो है वो यकीनन माहौल को बिगाड़ती है, जो मौलाना साहब के बारे में अर्जा सराई करते रहते हैं या जो लूज जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो मुझे तो कहीं फिर किसी ने जो है यकीन दिलाया था कि वो नहीं करेंगे ऐसा, मगर फिर उसी के आसपास एक आध दिन आगे पीछे करके फिर उन्होंने उसी तरह से कोई लूज स्टेटमेंट दे दिया। तो अब उसमें मैं नहीं कह सकता, या तो फिर PTI की मर्जी नहीं है। मैंने एक किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि अगर PTI की मर्जी नहीं है आगे बढ़ने की तो हमें बता दें, माजरत कर लें, कहें कि जी हमारी पार्टी के अंदर जो ना ये इस तरह के मसाइल हैं
तो यकीनन जो है ना फिर हर पार्टी अपने अपने तौर पे जदोजहद करने के लिए जो है ना वो आज़ाद भी है और उसका हक भी है। हम अपने तौर पे जिस तरह मुनासिब समझेंगे हम अपनी जदोजहद करेंगे, वो उनका हक है, वो जिस तरह से चाहें वो आगे बढ़ें या आगे ना बढ़ना चाहें या जिस तरह जो चाहें वो करें। तो बजाय ये कि हमें निशाना बनाने की और फिर हमें भी नहीं, मुझ जैसे किसी बंदे के ऊपर कोई तनकीद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लीडरशिप पे, और लीडर भी जो ना जो मतलब अल्टीमेट लीडर है हमारा, उसके बारे में कोई इस तरह की बात की जाए तो फिर जवाब में फिर हमारी तरफ से भी कोई सख्त सर्द गर्म जो ना वो कोई बात आ जाती है। बेहतर ये है कि वो अपने तौर पे फैसला करें कि उन्होंने किस तरफ किस समत में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। अच्छा कामरान साहब, जिन्होंने आपको यकीन दहानी कराई थी, क्या वो आजकल मुलाकात करने वाले हैं? सुना है कि ईद के बाद आपकी मुलाकात होनी थी, ईद तो गुजर गई, बेशक पूरा महीना शवाल का ईद का रहता है, लेकिन ईद के वो 3 दिन गुजर गए जिसके बाद सियासी हलचल शुरू होनी है, तो कोई मुलाकात हो रही है बहुत जल्द आपकी? ऐसा है कि अपना इसमें जो जिनके जरिए मुझे पैगाम आया था, मैं कोयटा में हूँ, मौलाना आज तक जो है DI खान में मेरी गो की बात हुई है मगर वो टेलीफोन की बात नहीं थी। तो वो जो पैगाम था वो मौलाना को मैं एक आध दिन में मैं भी वापस आ जाऊंगा, मौलाना भी वापस आ जाएंगे, तो पैगाम मौलाना साहब की को तक पहुंच जाएगा। फिर देखते हैं कोई डेवलपमेंट आगे बढ़ सकती है या नहीं, और अगर फर्ज कर लीजिए कि यही सूरत हाल चलती रही फिर तो मुमकिन नहीं रहेगा, मगर अगर कहीं पे जो है ना वो रजू करते हैं अपने मामलात से, तौबा ताइब करते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर आगे बढ़ा भी जा सकता है और बात को आगे लेके भी चला जा सकता है। कामरान साहब, सवाल जो राना साहब ने किया उसका दूसरा पहलू ये कि क्या वो जो दोस्तों की मुलाकात है, उन दोस्तों की मुलाकात में आप लोगों के नाम भी उस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं? कौन से वाले दोस्तों की मुलाकात? बानिए PTI के जो दोस्तों की मुलाकात है, एक पार्टी रहनुमाओं की, फिर वकला की, और एक दोस्तों की मुलाकात वाला दिन जो होता है। उसमें ऐसा है कि मुझसे ये सवाल पूछा गया था, अगर तो सिर्फ पार्टियों के नज़दीक आने के हवाले से बात हो तो फिर उसमें मौलाना के हवाले से मौलाना की हद तक जो है ना मुलाकात का मैं ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ। मगर फर्ज करिए कि कहीं पे पाकिस्तान का मामला आ जाता है, कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसमें मुल्की मफाद का मामला आ जाता है, तो फिर मैंने अपना ख्याल जाहिर किया था कि मौलाना जो है पाकिस्तान के लिए हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। हाँ, अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई पैगाम के हवाले से डिफ़िकल्टी होती है तो उसमें जो है ना वो JUI की दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की, दूसरे लेयर की, थर्ड लेयर की जो है ना वो कोई जो कारकुन है उनके वो जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल सर इसी बीच में, आपने कहा कि पाकिस्तान का मामला हो तो फिर जाया जा सकता है, ये जो तहरीक चलनी है तो फिर आप इसे पार्टी का मामला समझते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज का? नहीं, वो जो मैं जिसको पाकिस्तान का मामला कहता हूँ या पाकिस्तान का मामला समझता हूँ वो ये है कि जिस तरह से आज पाकिस्तान को सूरत हाल दरपेश है दहशतगर्दी के हवाले से, उसके जो डिस्टर्बेंस है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, फर्ज करिए कि इसके ऊपर बात करने का मामला हो, फर्ज कर लीजिए इस हवाले से कोई APC हो, फर्ज कर लीजिए कि इसके हवाले से जो है ना कोई ऐसा एतमाद रियासत भी चाहे, हुकूमत भी चाहे, PTI भी चाहे, तो मौलाना अपना किरदार इस हवाले से वो यकीनन जो है ना हम, मगर तहरीक के हवाले से वो फिर तहरीक के हवाले से वो उसके नीचे आ जाता है मामला, वो उससे कमतर मामला आ जाता है। उसमें अगर कोई फर्ज कर लीजिए कोई पैगाम रिसानी होनी भी है तो वो हैदरी साहब जा सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं, कोई और नीचे के जो हमारे जैसे जो वो कारकुन है वो जा सकते हैं, और पैगाम को जो ना वो पूरी हिफाजत के साथ यहाँ से वहाँ लाया जा सकता है, वहाँ से उधर ले जाया जा सकता है। मगर वो मौलाना के हवाले से जो मेरे जहन में है वो सिर्फ यही है कि जो 2 सूबों में स्पेशली जो मामला दरपेश हैं, अगर इनको सुलझाने के लिए जो ना मौलाना से, और उसमें भी रियासत की भी जो ना वो रजामंदी शामिल हो, हुकूमत की भी हो और PTI की भी हो, मौलाना यकीनन उसमें अपना किरदार अदा करना जो है वो। कामरान साहब, मौजूदा हालात बलूचिस्तान और KPK के आप समझते हैं कि हुकूमत के कंट्रोल में हैं और वफाकी हुकूमत इसे बज़ाते खुद बग़ैर किसी दीगर सियासी जमातों की मदद के हल कर सकती है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है, और वैसे भी उनके अंदर जो ना वो सलाहियत मैं नहीं पाता कि ये इन 2 सूबों के जो मामलात हैं वो खुद हल कर पाएं।
इसके लिए जो है वो दीगर सियासी जमातों से और जो भी सियासी कुव्वतें हैं उनसे मदद की उनको ज़रूरत पड़ेगी। और ये चूंकि इस वक्त ये मुल्क को दरपेश मसला है, इसलिए उसमें हर एक्सटेंट तक जाया जा सकता है। अच्छा सर, मैं पार्टी रहनुमानी बतौर एक सियासतदान आपसे या और माहिर कानून आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अलीमा खानम साहिबा का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें जेल अथॉरिटीज़ ने ये बताया कि मीटिंग नहीं हो सकती, गजटेड हॉलीडे है। कहते ना हमारी मीटिंग करवाई गई ना बेटे से बात करवाई गई, लेकिन आज कुछ लोग जाके मिलते हैं गजटेड हॉलीडे होने के बावजूद। तो ये किस तरीके से मिला है? हालांकि पार्टी रहनुमा है, वो सीएम है सूबे के, आजम सवाती साहब पहले मिल के आते हैं। तो ये वाला जो मामला है, इस मुलाकात मैनेज हो रही है, ये मुलाकातें इस तरह की मैनेज होती हैं। ये मेरे इल्म में भी है, एक वकील के तौर पे भी मेरे इल्म में है कि जहाँ पे जो है ना वो चाहत होती है वहाँ पे मुलाकात मैनेज हो जाती है, और जहाँ पे चाहत नहीं होती है वहाँ पे जो है ना वो अथॉरिटीज, आप अथॉरिटीज कह रहे हैं, वो अथॉरिटीज जो है ना वो इस मामले में रेलेवेंट नहीं होती हैं, तो भी वो कह देते हैं कि नहीं हो सकती, जाएं छुट्टी करें। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसे ये मेरा कोयटा मेरा शहर है, तो अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई अगर मुलाकात का दिन ना भी हो, तो कोई आम सा भी कोई मामला हो, अगर फर्ज कर लीजिए कि मेरे जैसा आदमी जाके सुपरिटेंडेंट को एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर ले और कोई वो मुझे जानता हो, तो वो कहेगा कि ठीक है जी कामरान साहब आप आए हैं, तो आपके लिए गो कि ये मुलाकात का दिन नहीं है, आपको 10-20 मिनट आधा घंटा इससे मुलाकात करवा देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो अपने दफ्तर में भी मुलाकात करवा देते हैं। तो ये जब इतना सा एक सुपरिटेंडेंट ये करवा सकता है, तो फिर ये एक शख्स जो है ना साबिक वज़ीर आज़म रहा होगा, अगर उससे मुलाकात करवा दी जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी, और वो भी उसके बहन भाई बहन की हो गई या किसी पार्टी के साथियों की हो गई। माहौल को बेहतर बनाना जो है इस वक्त मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के मफाद में। अच्छा, सुप्रीम हाई कोर्ट से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो अब कोई अदालत पाकिस्तान के अदालती मामलात पे नहीं है, वो अल्लाह की अदालत है, वो तो पूरी दुनिया की है ना जी, वो वहाँ से तो इंसाफ फिर मिलता ही मिलता है। अब सुप्रीम हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया मुलाकात का। अडयाला जेल का सुप्रीडेंट आप समझते हैं कितना तगड़ा है कि उस फैसले को बिल्कुल मानने से इनकार कर दे। ये 11वीं दफ़ा गालबन फैसले आए हैं मुख्तलिफ अदालतों की मुलाकातों के, लेकिन अमल नहीं होता। ये बहुत बुरी बात है। एक तो वैसे ही जो है ना वो लॉ ऑफ लैंड जो है ना दो तरह के होते हैं, एक वो जो पार्लियामान बना देती है और एक जो जजेस का फैसला है उसको भी लॉ ऑफ लैंड ही होता है, वो जज मेड लॉ होता है। और अगर वो कोई सेटिसाइड ना हो, वेरी ना हो, कहीं पे उसको मॉडिफाई ना किया जाए, तो वो उसकी जो है वो उसका मानना जो है वो आपके फराइज में होता है। अगर आप नहीं मानते तो एक तो तौहीन अदालत होती है, मगर ये आपकी सिविक सेंस को भी जो है ना ये जाहिर करता है कि आप शहरी जो आपके अंदर जो जिंदगी है उसमें आप कानून की जो है ना वो आपका एहतराम कितना है। तो ये गैर मुनासिब नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और जब एक फैसला आ गया, अगर आप कोई इख्तलाफ करता है उस फैसले से, उसको चैलेंज कर ले अगली अदालत में, वहीं कोई रिव्यू दाखिल कर दे, जो भी रेमेडी है कानून के मुताबिक उसको अवेल करे, मगर उस फैसले का एहतराम करे। यही हमारे जो ना सिविक सेंस को जाहिर करेगा। ये इससे पता चलेगा हम दुनिया में, माशरे में, हमारा जो माशरा है वो हम कितने तरक्की याफ्ता है। अच्छा कामरान साहब, सुनने में है कि 4 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ा धमाका करने जा रही है, कोई बड़ा ऐलान करने जा रही है। हालांकि पै दर पे बयानात तो वो देते रहे, लेकिन वो भी उनके धमाकेदार ही थे उनके तई, लेकिन धमाका कोई हुआ नहीं। अब की बार आप समझते हैं कि कोई ऐसा धमाका हो सकता है जिससे वफाक में कोई दरार पैदा हो सकती है? इत्तेहाद बीमारी का धमाके के साथ तो ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध वाले मामले के ऊपर सर कह रही जी, वो कैनाल वाला मामला ही है, मगर आप काफी हद तक बात तक पहुंच चुके हैं, आपने कह भी दी है। वो ऐसा है, अब अगर वो धमाका करें भी ना, वो मिनट्स जो है ना जिसमें जरदारी साहब खुद बैठे थे, वो मिनट्स जो है ना फिर बाद में बाहर आ जाएंगे। तो पहले आप उसके साथ एग्री करते हैं और बाद में जो है ना उसके बाद जब प्रेशर आ जाता है कौम परस्तों का, और इवन हमारा JUI का, हमारा वो अपना JUI खासी इस हवाले से एक्टिव है सिंध में। हम खुद चाहते हैं कि इस तरह से जो ना नहरें ना बने उस वक्त तक जब तक कोई इसके ऊपर तय ना हो जाए मामला।
अगर पंजाब का पानी है तो पंजाब का हक है, मगर पहले इसके ऊपर जो है ना वो दूसरों को मुतमईन तो करें ना। तो अब वो प्रेशर में जो कुछ कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो शायद प्रेशर के अंदर है। अब देखते हैं कि वो धमाका कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, रहिए इस हवाले से अपना वक्त देना। नाज़रीन देगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, रऊफ़ हसन साहब को कुछ उम्मीद है लेकिन पुरानी तनख्वाह पे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपकी खबर क्या कहती है? देखें, मेरी खबर तो यह है कि इनकी पार्टी के अंदर सख्त प्रेशर है। अच्छा। और इतना सख्त प्रेशर है कि उन्हें कहा गया है कि आपको एक बड़ा ऐलान करना पड़ेगा, नहीं तो सिंध के अंदर हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा। ये उन्हें बड़ा सख्त था उनकी पार्टी के अंदर से। लेकिन आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो बयान है वो आप अगर देखें तो वो पुरानी तनख्वाह वाला ही है। नहरों पे मुखालिफत नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात है। अब बात यह है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुखालफत नहीं है, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो जो बयान वज़ीर आला सिंध दे रहे हैं, जो शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे रहे हैं, जो इससे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी दिया था, फिर वो क्या है? लेकिन सर गिलानी साहब तो मुकम्मल तौर पे मुखालिफत भी नहीं ना कर सकते। वो जिस इलाके को सैराब किया जाना है, गिलानी साहब के ताल्लुक उधर से है, तो उन मुफादात पे तहफ़्फ़ुज़ात ही हो सकते हैं, इख्तलाफात तो नहीं हो सकते। जब पार्टी की पॉलिसी होती है ना, यस सर, और पार्टी के जो चंद एक लोग होते हैं, फिर उसमें अपना हल्का नहीं देखा जाता, फिर वो पार्टी का फैसला होता है। फिर मसलन अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग है, फिर इसको देख के तो हम कहेंगे पीपल्स पार्टी में ग्रुपिंग है, फिर इसको देख के हम बाकी सियासी जमातों का भी कहेंगे, मुस्लिम लीग में भी ग्रुपिंग है कि मुस्लिम लीग नून के वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसकी हमायत कर रही है। ऐसे नहीं, इकबाल का आपने बयान सुना, मुसद्दक मलिक साहब का आपने बयान सुना, बहुत से लोगों के अपने तकरीर बयान हर चीज़ सुने, और फिर बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि फ़लाँ के पास तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं कि जिस पर मंजूरी दी गई। और फिर नून लीग के बहुत से ज़ुबादारान ने तकरीरों में ये बात की कि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि उस वक्त मुखालफत क्यों नहीं की, ये सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ। और जिस अगर ये इस पर एक्शन लेना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने प्रोग्राम में कहा था, याद है कि लें आर्डिनेंस, सदारती आर्डिनेंस लाने में अब कौन सा टाइम लगता है? आप इतने चीज़ों पर लेंगे, इस पर भी आर्डिनेंस लिए, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में एक तहरीक जमा करा दें। कराइए क्या किसी ने? अब चूंकि प्रेशर इतना बन गया हुआ है, इस प्रेशर पे इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे वो ज़बानी जमा खर्च करें, चाहे वो किसी और तरीके से करें, करना पड़ेगा। और बात यह भी दुरुस्त है कि अगर ये बड़ा सियासी धमाका करते हैं तो फिर ये अपने सिंध के अंदर वोट बैंक को किसी हद तक कामयाब रख सकेंगे। लेकिन अगर ये सियासी धमाका नहीं करते तो ये जो लोग बार बार एक बात कहते हैं ना कि हर इलेक्शन 47 का होगा, हर इलेक्शन 47 का नहीं होता। आप पहली दफ़ा खेल जाते हैं, दूसरी दफ़ा खेलते वक्त आपको सोचना भी पड़ता है, और अगली टीम जो होती है ना वो भी होशियार होकर बैठ जाती है। दूसरी बार पे खेलना अगर हो तो फिर वो जो टीम लाई गई थी उसकी परफॉर्मेंस भी तो है नहीं ना, उसकी परफॉर्मेंस भी तो सर देखना पड़ती है ना, देखना पड़ती है। साथ में हालात बदल गए हैं, आपने एक चीज़ को इतना रौंद डाला है, इतना रौंद डाला है कि अब आप कहें कि जनाब ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं हो सकती। अब फार्म 47 आप छोटे बच्चे से पूछे ना, जिसको स्कूल का सबक याद हो ना हो, उसे फार्म 47 का ज़रूर पता है, पूछ के देख लें आप अभी घर जाएं, छोटी नन्नी से हमारी बेटी से पूछ के देखें, उन्हें भी पता होगा। अब तो बाकायदा तौर पे शायद मुस्तकबिल के निसाब में भी इसकी तशरीह शायद हो जाएगी। राना साहब, सियासी मंजरनामे के बाद कुछ बात कर लेते हैं इंतज़ामी तौर के ऊपर। अगर लाहौर की अगर बात की जाए तो बेशतर मौक़ों के ऊपर हमने ईद के जो इंतज़ामात थे, सफाई सुथराई के या इंतज़ामी जितने भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से इंतज़ामात होते हैं, माजी के इंतज़ामात और अरब के इंतज़ामात, फ़र्क बुनियादी तौर पे क्या है, टीम काम किस तरीके से कर रही है और बेहतरी के इम्कानात कैसे हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहब दीन साहब ने। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये बताइए कि माजी की निस्बत हाल की कारकर्दगी किस हद तक मुख्तलिफ है, किस हद तक मुस्बत है, और किस हद तक मुस्बत करने के मौके जो हैं वो अभी और आगे आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से जी सबको ईद मुबारक भी।
खैर मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। इसमें आई थिंक जो ईद का एक मेजर फर्क था वो ये था कि इस दफा जो सीएम पंजाब का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसकी एसओपीज के तहत ना सिर्फ लाहौर में बल्कि अब हमारे पास लाहौर डिवीजन के जो बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ननकाना, कसूर और शेखुपुरा, उसकी भी जिम्मेदारियां थी। तो इन सब में और बाकी पंजाब में भी उन एसओपीज के तहत जो है वो ईद की तैयारी की गई। और उसमें ना सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट चांद रात से स्टार्ट हो जाती है, उसके अलावा स्पेशल फीचर जिसमें तमाम मसाजिद और ईदगाहों की सफाई, उनकी वॉशिंग और फिर लाइमिंग एक्टिविटी, ताकि उस इलाके के लोगों को एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो ये कुछ जगहों पे एलएफसी ने खुद से किया, बाकी जगहों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसके मुताबिक किया गया और एक वाजिया चेंज नजर आई और लोगों ने भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है जिस तरीके से एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया। अच्छा बाबर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि लोग सुबह ईद की नमाज के लिए उठे तो आपके डिपार्टमेंट का अमला जो है वो गलियों मोहल्लों में पानी का छिड़काव भी कर रहा था, सफाई भी कर रहा था। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे ये शिकायत भी मिली कि अमला कुछ जगहों पे मेन रोड्स पे सफाई कर गया लेकिन अंदर जो है वो उसी तरह बना रहा। तो क्या इस पर भी कुछ चेक एंड बैलेंस रखा आपने? जी बिल्कुल, हमारी जो टीम्स है, हमारे ऑफिसर्स हैं, मॉनिटरिंग टीम्स हैं, वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है उसमें फिजिकल विजिट्स भी होते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी देखा जाता है कि कंटेनर क्लियरेंस कितनी हो रही है, जो सोर पॉइंट्स हैं वो कितने क्लियर हो गए हैं। तो वो सारा सिस्टम भी डिजिटाइज हो गया है। जहाँ पे चूंकि 5000 टन से ज्यादा डेली बेसिस पे वेस्ट आता है, जहाँ पे वेस्ट जनरेशन अगर रूटीन से हटके हो रही हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगा के फिर उन एरियाज को भी क्लियर किए जाते हैं। तो उसी लिहाज से जो हमें खुद से भी मालूम है कि किन एरियाज में जो सर्विसेज हैं उनको फर्दर इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, तो वहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और बट ओवरऑल ईद के ऊपर से हमारा 119 कंप्लेंट सेंटर है जिसमें अगर कोई भी बंदा शिकायत अपनी दर्ज कराए तो सेम डे के अंदर उसकी क्लियरेंस होती है। तो इसी तरह ईद पे भी हमें बाबर साहब, ये तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं सिद्दे दिल से काम कर रहे होंगे और चेक एंड बैलेंस भी आपका ठीक होगा। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मंजर आम पे आई, कुछ सीसीटीवी वीडियोस थी, कुछ और कि वो जो आप वर्कर्स होते हैं, सैनिटरी वर्कर्स, वो एक जगह से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं। आपने तस्वीर का जिक्र किया तो इस पर सवाल जहन में उभरा। वो तस्वीर बनाते हैं, तस्वीर बना के वो कूड़ा जहाँ पे पड़ा हुआ है वहीं से उसको साइड पे फिर वहीं पे लगा देते हैं और आगे चल देते हैं और उनके तहत उनका काम मुकम्मल हो चुका। तो ऐसी शिकायत का आना माजी में वो कितना था, कितनी बड़ी तादाद में आती थी, यानी लोगों को तयक्कुन कितना होता था, और अब कितनी आती हैं और उसका जो रद्द अमल है वो आप लोगों की तरफ से क्या दिया जाता? बिल्कुल, इसमें यह है कि अगर किसी ऐसी जगह पे ऐसा सैनिटरी वर्कर कोई इस तरह की एक्टिविटी करे भी, तो जो हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ हैं वो अब बड़े स्ट्रेंथन हो चुके हैं। हर यूसी के अंदर 2 मौजूद हैं, फिर एक चेकिंग टीम मौजूद है जो फिजिकली जाके उस कंप्लेन को वेरीफाई भी करती है। तो हर वो कंप्लेन जो किसी शहरी की तरफ से दर्ज की जाए उसे हम शहरी से भी पूछते हैं, उसके अलावा उसे फिजिकली भी वेरीफाई किया जाता है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया हमारा वो भी बहुत एक्टिव है, कोई बंदा सोशल मीडिया पे भी कंप्लेन करे तो इट इज रिजॉल्व द सेम डे। लेकिन इस तरह की शिकायत जो है वो बहुत कम हो चुकी है। ईद उल अज़हा पे तो हमने पिछली दफ़ा देखा कि सख्त गर्मी के बावजूद आपने लाहौर को बदबू से बचा लिया, और अब भी हमने देखा कि बड़ी हद तक पहले की निस्बत बहुत हद तक सफाई का इंतज़ाम ठीक रहा। तो ये पूरा साल ही इसी सिस्टम को ऐसा कर दें, ईद या त्यौहार की बजाय हर रोज़ क्यों नहीं हो जाता? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि देखें जो नया अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसके तहत जो रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ गई हुई है। तो अब आपको जैसे लाहौर शहर में भी हम देखें तो पहले जिन इलाकों में हमें वेस्ट नजर आता था वो उन प्रॉब्लम्स को बहुत मेजर हद तक टैकल कर लिया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत अब इसी तरीके से काम हो रहा है कि जो वेस्ट है उसको टाइमली कलेक्ट भी किया जाए और उसको फिर डिजिटली मॉनिटर भी किया जाए। तो ये प्रोसेस आ गया है, डेली बेसिस पे इम्प्रूव हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट भी इसमें नजर आती रहेगी। अच्छा, ये आपका जो प्रोजेक्ट साफ सुथरा पंजाब वाला, इस प्रोजेक्ट पे लागत कितनी बड़ी है सैनिटरी वर्कर्स के ऊपर? इसमें तकरीबन जी हमारी हर तहसील लेवल के ऊपर जो है हायरिंग की गई है। ओवरऑल पंजाब में तकरीबन 1 लाख जॉब्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इसमें क्रिएट की गई हैं और एक लार्ज स्केल के ऊपर जिसमें ड्राइवर्स भी हैं, हेल्पर्स भी हैं, सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, उनका सुपरवाइजरी स्टाफ भी है।
तो इस प्रोजेक्ट को और ये सारी ना सिर्फ ये जॉब क्रिएशन हुई है बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी इकोनॉमी जो लोकल इकोनॉमीज हैं हमारी, फैब्रिकेशन ऑफ मशीनरी, इससे रिलेटेड टायर्स, टेक्सटाइल, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो इसकी ओवरऑल जो जैसे आपने वर्कर्स का पूछा तो 1 लाख के करीब टोटल वर्कर्स हैं या जॉब हैं जो कि क्रिएट की गई। तो अब आने वाले दिनों में हम समझ लें, ये कह सकते हैं कि साफ सुथरा पंजाब जो हुकूमत का एक मंसूबा है, इसमें वाकई साफ सुथरा पंजाब ठीक होगा। जी बिल्कुल, इसमें चूंकि अब पूरे पंजाब में कॉन्ट्रैक्टर्स की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है, उसको कुछ टाइम लगता है अपने एरिया को समझने में, उस एरिया में रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने में, और अब चूंकि इनको 3 महीने हो गए हैं मेजॉरिटी एरियाज में, तो वो डेली बेसिस के ऊपर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी सुथरा पंजाब के तमाम पार्टनर्स की वो भी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हम ये डेली बेसिस पे देखते हैं कि रिसोर्स डिप्लॉयमेंट इंप्रूव हो रही है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, जो शिकायत हैं उनकी जो रेजोल्यूशन है वो ज्यादा टाइमली हो रही है। तो एवरी डे इट इज इम्प्रूविंग, और इंशाल्लाह जिस तरीके से सारा डिजाइन हुआ है और चल रहा है वी कैन होप कि ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से ये पाया तकमील तक भी पहुंचे और उसके बेहतर नताइज देखने को मिले। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, दीन साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।